हेलो दोस्तों, मैं हूं घनश्याम वर्मा। मैं आज से एक ऐसा वेब सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें आपको अच्छे अच्छे और रोचक तथ्य जानने को मिलेंगे। आप ऐसे चीजों को अच्छे से विश्लेषण कर सकेंगे जिसमें आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में आसानी होगा। मैं जो बात करने जा रहा हूं वो जियोग्राफी का वेब सीरीज है। पहले हम अ, भारत के भूगोल का स्टडी करेंगे जिसमें हम क्रमबद्ध जो है भारत की जो प्रमुख नदियां हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, चट्टानें हैं, दर्रे हैं, प्रमुख झीलें हैं, समुद्र हैं, इन सभी का बहुत डिटेल में अध्ययन करेंगे। फिर बाद में हम लोग विश्व भूगोल का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड चलो आप स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल में। भारत के भूगोल में जो मैं पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा हूँ वो है मेरा हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुआ है और उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या हैं, इसको आज स्टडी करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं जो अभी मेरे जो ब्लैक बोर्ड में जो मैप बनाया हूँ वो भारत का है, आप जैसे कि जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर जो है तिरछी लकीर में मैंने जो खींची हुई है वो हिमालय पर्वत की प्रमुख श्रेणियां हैं। और जो मैंने यहाँ पर जो ये त्रिकोणा जो डायग्राम बनाया है वो पर्वत है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हिमालय पर्वत जो है पूर्व पूर्व से पश्चिम में फैला विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है। दोस्तों आप देखेंगे कि जितना भी पर्वत है वो जो है दक्षिण से उत्तर की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। जैसे हम बात करते हैं, यदि ये जो है रागी पर्वत की जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण की ओर है, वैसे ही जो एंडीज पर्वत है उसका भी विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है। वैसे ही जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रिंग है उसका भी विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है। जबकि विश्व का एकमात्र सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत जो है पर पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 25,000 वर्ग किलोमीटर है। सॉरी, ओनली किलोमीटर है। देख सकते हैं यहाँ पर इतना से इतना जो फैला हुआ पोर्शन है उसकी जो कुल लंबाई है वो 25,000 किलोमीटर है। बाई मिस्टेक हो जाता है, ध्यान न दिया करो यार, ठीक है। तो हम उसी को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं यहाँ पर का जो हिमालय पर्वत की जो श्रेणियां हैं, यहाँ यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर जो थोड़ा सा उभरा हुआ भाग है जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर अफगानिस्तान के लोग हिमालय पर्वत को कुछ और नाम से जाने जाते हैं। जाहिर से बात है यार, जैसे कि भारत के लोग यहाँ इतने तक के क्षेत्र को हम लोग हिमालय पर्वत के नाम से जाने जाते हैं। हमें किसी भी बुक में पढ़ेंगे भारत के अंदर तो हमें हिमालय पर्वत ही कहेंगे, जबकि अफगानिस्तान के लोग इसी हिमालय पर्वत के कुछ श्रृंखला को वहां के जो लोग हैं हिंद कुश पर्वत के नाम से जाने जाते हैं। तो उसी प्रकार जो दूसरा इसका जो श्रृंखला है वो जो है पाकिस्तान में आ जाता है। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं इस उसी जैसे अफगानिस्तान के लोग इसे हिंद कुश पर्वत के नाम से जाने जाते हैं, उसी प्रकार जो है पाकिस्तान के जो मूल निवासी है इस पर्वत के जो श्रृंखला है उसे सूर्यमान पर्वत के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार अब तो हो गई जो विदेशी है, जो अन्य देश है, उन लोग हिमालय पर्वत को अन्य नामों से जाने जाते हैं। अब देखते हैं भारत के भी कुछ राज्य से जो है हिमालय पर्वत गुजरते हैं वो भी कुछ अन्य नामों से जाने जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर आपको ठीक से दिखाई नहीं होगा, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है वो हिमालय पर्वत के बाकी हिस्से को वो जो है पटगोई बूम के नाम से जाना जाता है। जस्ट वैसे ही नीचे आता है अपना नागालैंड। नागालैंड के लोग जो है
नागा पर्वत के नाम से जाने जाते हैं। उसी प्रकार जो है अपना मणिपुर जो है मणि पहाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। उसी प्रकार जो है मिजोरम जो राज्य है अपना भारत का, वो मिजो पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। सॉरी, एक फैक्ट या तथ्य छूट गया था, उसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने बताया था जो हिमालय पर्वत की जो संपूर्ण जो पूर्व से पश्चिम की ओर फैले हुए हैं, उसकी जो विस्तार है या लंबाई है वो 25,000 किलोमीटर है। तो जो इसका जो यहाँ पर देखें हैं भारत में जो जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर एरिया है इधर, उसको हम नंगा पर्वत है और इधर है अपना नामचा पर्वत। तो भारत के जो दो सीमाओं हैं हिमालय पर्वत का, यानी कि दोनों का छोर, ये दो पर्वत है, उससे हम पता लगाते हैं या उससे एक पैमाना रखें कि इतना से इतना तक भारत का हिस्सा है। ठीक है, ये छूट गया था। आप थोड़ा से पहले वाला जो वीडियो मैंने पहले जो बताया था उसमें आप थोड़ा सा अपने माइंड को कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम अब हिमालय के विस्तार के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो पढ़ेंगे वो है हाँ, तो जो हिमालय पर्वत है आम पर्वत की तरह सीधे या जो है त्रिकोणाकार नहीं है। ये जो पर्वत है उसकी जो आकृति है एक धनुषाकार है। जैसे कि दोस्तों धनुष का जो आकार रहते हैं, आप देखा हो क्या, धनुष का आकार कैसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, अर्ध चंद्रमाकार। उसी प्रकार जो हिमालय पर्वत है उसकी जो विस्तार है या उसकी जो बनावट है वो इस प्रकार से है, अर्ध चंद्राकार बोल सकते हैं अपने बोलचाल की भाषा में, जिसे हम धनुषाकार के आकार से बोलते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैंने जो बताया ये तो मोटी मोटी या फिर ओवरऑल देखे हैं कि ये हिमालय पर्वत की विशेषताएं हो गई। अब ये हिमालय पर्वत जो है इसका निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में हम जानेंगे। ऐसा कैसे हो गया कि हिमालय पर्वत जो इतनी ऊंचाई है, आपने देखा होगा माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। अगर मोटे मोटे बोले जाए तो 8.5 किलोमीटर है। तो इतनी ऊंचाई इस पर्वत कैसे हो गया, जाहिर सी बात है कोई बना तो नहीं सकते इसे। तो ऐसी प्रकृति में कोई हलचल हुआ होगा या कुछ ऐसा कुछ तो हुआ होगा जिससे पर्वत का निर्माण हुआ है। तो हम उसी पे बात करेंगे कि हिमालय पर्वत कैसे बना है। तो इसे दो भूगर्भ शास्त्रियों ने इसे मोटे तौर पर समझाया है। पहले भूगर्भ शास्त्री जो है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ या उन्होंने बताया है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर जो है एक जर्मन वैज्ञानिक है जिन्होंने भूसन्नति अर्थात पृथ्वी में होने वाले कुछ क्रियाकलापों के आधार पर उन्होंने समझाने की कोशिश किया है। तो मैं इसे समझाना चाहूंगा। ठीक, जो यहाँ का जो पहले का जो भारत का नक्शा है, मैं पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था, आप ऐसा समझ सकते हैं। ये वाला जो एरिया है वो ये वाला है। ठीक है, आपको चित्र में अच्छे से दिखाई नहीं दे होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जो यहाँ पर जो पहले पर्वत था, यहाँ पर जो पहले मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल पर्वत नहीं था। यहाँ पर एक तेथिस सागर था। हालांकि जो जर्मन के वैज्ञानिक, जैसे कि मैंने बोला कि कोबर जो है अपने सिद्धांत में इसको सागर नाम नहीं दिया था, इसको तेथिस भूसन्नति नाम दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, ये जो पोर्शन है मैं ये वाला यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर है, और जो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया मैं इसके थ्रू बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है या ये जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और उसके जो ऊपर में था वो अंगारा लैंड का हिस्सा था। अब दो लैंड या भूमि है
और जो इसका जो ढलान है, जो अंगारा लैंड है, उसका जो ढलान है वो दक्षिण की ओर है। देख रहे हैं, दक्षिण की ओर है, जिससे यहाँ की जो नदियां हैं वो 33 सागर या 33 जो भूषण नदी बोला है उसके तरफ आ रहे हैं। उसी प्रकार जो अंगारा लैंड की भूमि है, वहां की जो प्रमुख नदियां हैं, जो उस समय नदियां बहती हैं, वो जो है यहाँ पर उत्तर की ओर बहाव रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि नदी जो है अपने साथ छोटे छोटे बालू, कंकड़, मिट्टी आदि आदि चीजों को अपने साथ बहा कर लाता है। तो क्या होगा, जब ये नदियां जो है अपने साथ, जैसे कि मैंने बोला कि बालू कंकड़ को अपने साथ लाता है और यहाँ पर जो है बिछा देता है, यहाँ पर बिछा देता है। इसको आप यहाँ पर देखिए। अब ये चित्र को आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो मैंने बताया है कि जो 33 भूसन्नति है, ये वाला एरिया जस्ट ये है। इसको मैं ऐसे करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आपको छोटे से में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे नदियां जो है बहाव मिट्टी बालू कंकड़ को जैसे जैसे लाया, तो अपने साथ जो अवसाद लाता था, यहाँ पर क्या होता है वो जमा होता गया, ठीक है। इसको थ्रू हम बताएंगे, ये जो है अवसाद जो है जमा होता गया। और ये जो प्रक्रिया है वो 10-15 साल के नहीं हुआ, ये जो है लाखों सालों के बाद हुआ है। तो जो है ये जो है नदियां जो है अपने साथ मिट्टी बालू कंकड़ को जब लाई, तो इसमें क्या हुआ, अत्यधिक इसमें घनत्व बढ़ने लगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर कोई गड्ढानुमा संरचना है और यदि हम उसमें और कुछ चीज डालते जाएंगे तो उसमें अत्यधिक दबाव बनेगा, और इस दबाव बनेगा और क्या होगा, वो जो मिट्टी है वो अवतलित होने लगेगा। तो अवतलित होगा, तो यहाँ पर जो है देख रहे हैं अवतलित हो गए हैं, ठीक है। तो एक अवतलित हो गए हैं और क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताना चाहूंगा, ठीक है। ये अपना एक वर्गाकार चित्र है और यहाँ पर जो आप जो है बहुत सारा कंकड़ इसमें डालते जाए, तो क्या होगा, इसका जो बीच का एरिया है वो धंस जाएगा और जो बाहर का एरिया है वो थोड़ा सा उठ जाएगा। उसी कारण जो है आप देखा कि जो ये बीच का एरिया है, ये जो तिब्बती एरिया जो आजकल यहाँ तक का क्षेत्र है, जो तिब्बती एरिया है वो हल्की सी उठा हुआ समतल हो गया है, जबकि यहाँ पर जो है दबाव अत्यधिक, यहाँ पर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है दबाव अत्यधिक होने के बाद कारण यहाँ पर जो है पूर्वी हिस्सा जो है अत्यधिक उठ गया है, जिसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर की जो जितनी इलाका यहाँ के जो पर्वत हैं वो काफी ऊंची रहा होगा। जैसे हम लोग पर्वत के बारे में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से डिटेल से बताएंगे कि कौन सा पर्वत कितना ऊंचा है, कहाँ पर है, उसमें कौन सा क्या है, उसको अच्छे से जानेंगे। क्योंकि हिमालय की हम लोग अलग अलग श्रेणियां पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, तो उसमें अच्छे से पढ़ लेंगे। लेकिन फिलहाल मैं मोटे मोटे तौर पर ये बता दूंगा कि जो मैंने बोला कि जो ऊपर के जो जितने हाइटेड है पर्वत वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहीं पर जो है अत्यधिक दबाव पड़ा है, अत्यधिक दबाव के चलते जो है ये जो है ऊपर की ओर उठ गया है। इसी प्रकार यहाँ पर यहाँ पर जो नंगा पर्वत है, जितना भी माउंट एवरेस्ट है, जितना भी पर्वत देखेंगे वो इसी पर देखने को मिलेंगे। और कुछ क्वेश्चन मैंने इधर बताया, इधर भी थोड़ा दबाव पड़ा है, जिसके कारण यहाँ पर जो है भारत में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक है, उसको केटू गार्डविन के नाम से जाना जाता है। ये अक्सर किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, किसी भी व्यापक हो, कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, आपको अक्सर ये पूछ लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने जो पहला सिद्धांत था कोपर की भूसन्निधि सिद्धांत, उसको स्टडी किया। अब हम दूसरा पढ़ेंगे हेरियस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। बता दूं, हेरियस एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने प्लेट
टेक्टोनिक सिद्धांत है। अब दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत होता क्या है, तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, उसके बाद आप थोड़ा से अच्छे से जान लेंगे। तो जो पृथ्वी है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो जैसे कि आपको पता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि पृथ्वी जो है अंडाकार है और कुछ लोग बोलते हैं गोल है, लेकिन एक्चुअल में जो पृथ्वी है वो अपने ध्रुवों की ओर हल्का सी चपटी हुई है, तभी ये ऐसा है। ठीक है, अपना जो पृथ्वी है ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब ये जो पृथ्वी है ये जो है 6 प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। अब 6, जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं उसको मैं थोड़ी सी अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि कई लोगों को मालूम नहीं होता है कि ये प्लेट क्या होता है, तो मैं उसको थोड़ा सा विस्तार से समझा देता हूँ। जो दोस्तों जो प्लेट होता है, सपोज एक बाल है और बाल में जो ऊपरी परत जो छिलका रहते हैं, छिलके, सपोज आप एज्यूम करो कि उसमें 6 छिलके हैं। ठीक है, अब वो 6 छिलके हैं और वो जो 6 छिलके हैं वो किसी द्रव के ऊपर या किसी ऐसा आप जल मान सकते हो उसके ऊपर तैर रही है और वो 6 टुकड़े में छिलके के ऊपर लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर एक हल्का सा छिलका, एक दूसरा छिलका, तीसरा छिलका, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे ही 6 छिलके से मिलकर एक बाल बना है। उसी प्रकार जो है पृथ्वी जो है 6 प्लेटों से मिलकर बना हुआ है और ये जो है अधिकतर या हमेशा थोड़ी थोड़ी खिसकती रहती है। साल में लगभग बहुत ही कम मात्रा में 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर ही खिसकती है। आपको शायद ही पता होगा क्योंकि जो अपना जो भारत है वो लगातार जो है उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही है, उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही है। और यहाँ पर जो है ऊपर का एरिया आपको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पर जो ऊपर, एक मिनट मैं थोड़ा सा एटलस दिखा देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, हाँ जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा, यहाँ पर जो एरिया है वो है अपना यूरेशियन प्लेट है और यहाँ पर जो है अफ्रीकन प्लेट है। अब जो अफ्रीकन प्लेट है मैंने बताया कि 6 प्लेट से बना है, आप देख सकते हैं। पहला जो है उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, उसी प्रकार अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट है। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम बात करते हैं जो अफ्रीकन प्लेट है, इधर जो है यूरेशियन प्लेट है, लगातार उत्तर पूर्व की ओर, क्या उत्तर पूर्व की ओर ये खिसक रही है। और इधर क्या है, सॉरी यहाँ पर जो है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर जो है इंडियन प्लेट है और यहाँ पर जो है यूरेशियन प्लेट है। जो ये वाला पोर्शन है वो यहाँ का टुकड़ा है। आप देखिए, यदि इंडिया को मैं यहाँ लाकर एग्जैक्ट पॉइंट में मिला दूं तो अपने ये सर्कुलर में आ जाएगी, ये एग्जैक्ट यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि पहले जो है भारत जो है या फिर जो इंडियन प्लेट है वो कभी अफ्रीकन प्लेट से जुड़ा हुआ था। ये मैं पहले बताऊंगा कि कैसे पृथ्वी था, पृथ्वी में एक पैंजिया की उत्पत्ति हुई। हम किसी और दिन उस टॉपिक को लेंगे और आप अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप जैसे कि नक्शे में देख रहे हैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बना देता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ। तो ये जो है अपना भारत का क्या है, इंडियन प्लेट है। ठीक है, इंडियन प्लेट है और यहाँ पर जो है यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, यहाँ पर जो है यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन मतलब जो है यूरोप और एशिया दोनों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे यूरेशियन प्लेट कहते हैं। अब मैंने भी बताया कि यहाँ पर जो है ये इंडियन प्लेट है और ये जो है यूरेशियन प्लेट है। जब ये दोनों प्लेट, ये जो दोनों प्लेट है, जब ये दोनों प्लेट आपस में जब ये सटेगा, ठीक है, जब ये दोनों प्लेट आपस में सटेगा
तो इसमें जो है बताया जैसे कि इसमें पहले 33 सागर था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो है 33 सागर था। अब जो है सागर में जैसे मछली है, कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उसका जो अवक्षेप है आदि जो बालू अवसाद जो भी है यहाँ पर जो है उपस्थित था। वैसे मानते हैं कि 33 सागर जो है एक उथला सागर था। जब दो बहुत दृढ़ भूखंड जो है आपस में यहाँ पर टकराएगा, तो टकराएगा तो क्या होगा, यहाँ का जो भाग है वो ऊपर उठ जाएगा। जाहिर सी बात है, जैसे कि हम आटा लेते हैं उसको भूनते हैं, भूनने के बाद यदि भुना हुआ आटा को हम उसके दोनों सिरों से मैं दबा दूं तो ऊपर का भाग उठ जाता है। सेम दोस्त वैसे ही नियम यहाँ पर लागू होता है। यहाँ पर जो है जो हाथ को मैंने एक जो भुना हुआ आटा था उसको दबाया, उसी प्रकार दोनों हाथों का काम ये यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट काम करते हैं। और यहाँ पर उठने वाला जो हल्का पदार्थ है, यहाँ पर 33 सागर, उसमें बचा हुआ भाग मटेरियल था। ठीक है, 33 सागर का जो अवसाद बोलना अच्छा लगेगा, मटेरियल नहीं बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा देख लीजिए। तो ये जो है उड़ गया। तो इसमें क्या हुआ, जहां पर ये भी जैसे कि मैंने पहले वाला कोबर की भूसन्नति सिद्धांत में पढ़ाया कि जहां पर जो है अत्यधिक दबाव पड़ा वहां पर जो है हिमालय पर्वत की ऊंचाई अधिक हुआ। तो यहाँ पर जो है वैसे ही थोड़ा जिस एंगल में दबाव अधिक पड़ा है उसी एंगल में जो है ऊंची उठी हुई है, यहाँ पर अत्यधिक दबाव पड़ा है, यहाँ पर और यहाँ पर ज्यादा पड़ा है, तभी तो यहाँ पर उठी है, यहाँ पर उठी। और यहाँ पर जो तिब्बत वाला एरिया है वो सपाट आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार लगभग ये जो कोबर की भूसन्नति सिद्धांत है और जो है हेरियस का जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, दोनों ही हिमालय की उत्पत्ति को अच्छी व्याख्या करता है। तो मोटे मोटे तौर पर आपने हिमालय की उत्पत्ति समझ ली होगा। मुझे विश्वास है कि मैंने जो पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक मिनट। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरा जो वीडियो है आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहेंगे। ओके दोस्तों, ये दादा